नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। राष्ट्रवाद, शहीद, सैनिक, सम्मान, देशभक्ति, ये कुछ इस तरह के टर्म्स हैं जिन टर्म्स को लेकर हमारे पूरे देशवासी और हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। और यही वो टर्म्स हैं जो इन दिनों आज के दिन की राजनीति में यानी कि मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण कीवर्ड्स बने हुए हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे देश की सियासत को घुमाने की कोशिशें की जाती रही हैं। इन कीवर्ड्स के लिए यानी कि सैनिकों के नाम पर, पूर्व सैनिकों के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति की भावना के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने स्तर पर लोगों को रिझाने की कोशिश करती हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यही वो टर्म्स हैं जिनको लेकर के आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, जिनको लेकर के आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिनके लिए आपके मन में थोड़ा सा सम्मान होता है, और यही वो टर्म्स हैं जिनको लेकर आप एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ये सब बातें अगर अच्छे ढंग से समझनी है तो इन दिनों उत्तराखंड में होने वाली सियासत को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, रैलियां की जा रही हैं, और घुमा फिरा के निचोड़ और जो पूरा टारगेट रहता है वो या तो सैनिक रहते हैं या पूर्व सैनिक रहते हैं। दरअसल उत्तराखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी रैली कर रही हैं। सबसे पहले बीजेपी ने रैली करी, उसके बाद कांग्रेस ने रैली करी, और अब आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार इस प्रदेश में चुनाव लड़ रही है उन्होंने भी अपनी सबसे बड़ी रैली उत्तराखंड के अंदर की है। इन तीनों ही रैलियों में एक चीज जो कॉमन नजर आई वो था सैनिक बाहुल्य या फिर फौजी बैकग्राउंड के लोग। अभी कल ही हुई रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए। उत्तराखंड आकर के उन्होंने घोषणाएं कुछ की। उन घोषणाओं के केंद्र में भी सैनिक थे, उनके साथ मंच पर भी सैनिक थे, और आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम कैंडिडेट को ही एक पूर्व फौजी के रूप में, एक एक्स सर्विसमैन के रूप में सामने पर रखा है, प्रोजेक्ट किया है। अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कौन सी पार्टी फौजियों को रिझाने के लिए क्या क्या कर रही है। उत्तराखंड क्योंकि एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, कहा जाता है कि हर घर में या फिर हर दूसरे घर में यहाँ पर एक सैनिक कोई ना कोई सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है। उत्तराखंड के जो सैनिक रहे हैं उनका योगदान क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, इस तरह की जो रेजिमेंट्स हैं इनमें उत्तराखंड के जवान वक्त वक्त पर देश के लिए अपनी शहादत देते हुए आए हैं। सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं कि आखिर बीजेपी किस तरह से सैनिकों को और फौजी बैकग्राउंड का जो वोट बैंक है उसको लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि भाई उत्तराखंड में एक 5वां धाम होना चाहिए जिसको हम सैन्य धाम के रूप में विकसित करेंगे। तो यहां पर सीधे टारगेट जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं वो नजर आते हैं। सैन्य धाम बनाने के लिए सरकार ने प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। इसके केंद्र में भी सैनिक रहे। वक्त वक्त पर चाहे वो केंद्र के रक्षा मंत्री रहे हों, राजनाथ सिंह, वो आए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आपने कई बार देखा होगा फौजियों की हेड्स लगा करके जनसभा को संबोधित किया जाता रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि बॉर्डर पर जाकर के, चाहे वो दीपावली हो, नववर्ष हो, ऐसे फेस्टिवल पर बॉर्डर पर जाकर के सैनिकों को रिझाने की कोशिश की जाती है, उनके साथ सेलिब्रेट करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सैनिकों के हितैषी हम हैं। और भाजपा तो पूरी तरह से केंद्र से लेकर राज्यों तक राष्ट्रवाद के नाम पर थोड़ा सा अपना एग्रेसिव रुख दिखाने की कोशिश करती है। अब प्रदेश में हुई शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों का सम्मान किया गया, अच्छी बात है। सैन्य धाम प्रदेश में बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं सब के रास्ते उत्तराखंड का जो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सैनिक बैकग्राउंड से आता है उनको रिझाने की कोशिश भी की जाती रही। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की एक बड़ी रैली देहरादून में आयोजित की गई थी आज से कुछ दिन पहले, जिसमें राहुल गांधी आए थे। ये रैली जिस दिन आयोजित की गई थी उस दिन 16 दिसंबर था, जो कि बांग्लादेश जब विभाजन हुआ था तो उसकी वर्षगांठ थी। विजय दिवस के रूप में इसे मनाया गया। राहुल गांधी की इस रैली में भी उनके साथ मंच साझा किया पूर्व सैनिकों ने। काफी सारे पूर्व सैनिक मंच पर थे, काफी सारे पूर्व सैनिक नीचे वीआईपी एरिया में बैठे हुए थे। इन सभी पूर्व सैनिकों को बुलाकर बकायदा इनको सम्मान देने की कोशिश की गई। सम्मान देकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि भाई बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो छद्म राष्ट्रवाद है और हम असली राष्ट्रवादी हैं। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर कांग्रेस ये भी याद दिलाती रहती है कि 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, भारत ने वो युद्ध जीता था, उसमें देश ने अपनी सेना का पराक्रम देखा था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी इच्छा शक्ति से ये सब कुछ हुआ। ये तमाम बातें कांग्रेस भी वक्त वक्त पर दिखाने की कोशिश करती रहती है। हाल ही में हुई रैली के बाद भी कांग्रेस ने कई जगहों पर अलग अलग विधानसभाओं में इसी तरह के आयोजन किए जहां पर पूर्व सैनिकों को, शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने की कोशिश की गई। अब तीसरी पार्टी पर आ जाइए। आम आदमी पार्टी ने तो
एक रिटायर्ड कर्नल को, यानी कि रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को अपने सीधे सीएम पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो बीजेपी और कांग्रेस से अलग हैं। हमने तो एक पूर्व सैनिक को ही अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी वक्त वक्त पर ये याद दिलाना नहीं भूलती है कि कर्नल अजय कोठियाल ने क्या क्या किया है। वक्त वक्त पर वो याद दिलाते हैं कि इनके शरीर में 2 गोलियां हैं। ऐसा ही वक्त वक्त पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, वो भी ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो एक सैनिक पुत्र हैं। उनके हर संबोधन में आपको ये लफ्ज़ सुनाई देगा। आम आदमी पार्टी के हर संबोधन में आपको सुनाई देने को मिलेगा कर्नल अजय कोठियाल ने क्या क्या किया। और कर्नल अजय कोठियाल को देखते हुए कई सैनिक उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी धारणा आम आदमी पार्टी की भी है। और हाल ही में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी उत्तराखंड का सैनिक होगा, अगर वो सरहद पर शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसको सम्मान राशि नाम दिया गया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 34-35 साल में जब कोई फौजी, यंग फौजी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है, वो नौकरी ढूंढता रहता है। केजरीवाल ने कहा कि भैया हम सीधे सरकारी नौकरी दे देंगे। उनके साथ भी मंच पर फौजी थे, नीचे भी फौजी थे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि हम असली राष्ट्रवादी हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उत्तराखंड में इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है 2022 के चुनाव के लिए, मेन एजेंडा, मेन फोकस सभी पार्टियों का फौजी और फौजी बैकग्राउंड नजर आता है। ये साफ तौर पर दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल उत्तराखंड जो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर 10% से भी ज़्यादा जो मतदाता हैं वो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि इनमें से कई फौजी हैं, बाकी उनके परिजन हैं। अब इनका इम्पैक्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है, इनका इम्पैक्ट इनके रिश्तेदारों तक जाता है, आसपास के लोगों तक जाता है। कहीं पर शहीद का या फिर किसी सैनिक को अगर सम्मान मिलता है, जो उसको सम्मान देता है, तो उससे आसपास के लोगों पर भी इम्पैक्ट जाता है। वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई, ये जो है राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सेना का सम्मान कर रहे हैं, ये पूर्व सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, ये शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, मतलब ये देश के लिए या प्रदेश के लिए अच्छे होंगे। इस तरह की धारणा आमतौर पर देखने को मिलती है। और वजह यही है कि इसी वजह से पूर्व सैनिकों को और सैनिक बैकग्राउंड के लोगों को एक बहुत बड़ा वोट बैंक समझ करके, जिसके पास 10% से भी ज्यादा उत्तराखंड में वोट हैं, उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कौन सी पार्टी इन सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और इनके रिश्तेदारों, कुल मिलाकर के एक जो सैनिक वोट बैंक है, सैनिक बैकग्राउंड का वोट बैंक है, उसको कौन रिझा पाता है, ये जनता को तय करना है। लेकिन प्रदेश की सियासत में लीडरशिप वाले लेवल पर अगर हम जाएं तो इसमें सैनिकों की भूमिका कहां तक रही है? दरअसल हर पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी के अपने अपने प्रकोष्ठ हैं जिनको सैनिक प्रकोष्ठ कहा जाता है। इसमें जो एक्समैन हमारे हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको पद दिए जाते हैं। वक्त वक्त पर इसी तरह से उनको याद किया जाता है। लेकिन असल मायनों में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद तक सिर्फ एक ही फौजी पहुंच पाए, जिनका नाम था मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी। भुवन चंद्र खंडूड़ी ऐसे फौजी थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा अगर आप लीडरशिप लेवल पे अगर नजर डालें तो एक और नाम आपको याद आएगा, टीपीएस रावत का। टीपीएस रावत आज के समय में कौन सी पार्टी में है, कहां से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन टीपीएस रावत भी एक सैनिक बैकग्राउंड के थे, जो 2 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे। उसके बाद जो तीसरा बड़ा नाम याद आता है वो गणेश जोशी के रूप में आता है। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें आप ये लगा लीजिए कि गणेश जोशी के अलावा आपको, चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे जीतने की बात हो, विधायक मंत्रियों की बात हो, गणेश जोशी के अलावा और कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो कि सैनिक बैकग्राउंड का रहा हो। गणेश जोशी इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं, सैनिक कल्याण का जो विभाग है वो उनके पास है। अब कितने फौजियों को रिझाने की पूरी कोशिश चल रही है, हर पार्टी की तरफ से चल रही है। और उनके लिए घोषणाएं, उनके लिए मैनिफेस्टो में पूर्व सैनिकों की क्या समस्याएं, उनको भाई हम दूर करेंगे। बीजेपी दूर करेगी, कांग्रेस दूर करेगी, आम आदमी पार्टी दूर करेगी। कौन सी पार्टी दूर करेगी, जनता को तय करना है, क्योंकि जिसकी सरकार बनेगी वही उनको दूर करेगी। लेकिन दावा सभी कर रहे हैं। अब रिझाने के अलावा अगर हम बात करें कि टिकट कितने पूर्व फौजियों को या फिर फौजी बैकग्राउंड के लोगों को पार्टियां देती हैं, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और उस टिकट के बाद प्रतिनिधित्व कितने फौजी करते हैं ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो क्लियर उत्तराखंड की सियासत में भी और देश की सियासत में भी नजर आती है कि फौजी बैकग्राउंड, राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो वोट बैंक है उसको पूरी तरह से रिझाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो।
उत्तराखंड में फौजियों का आशीर्वाद किसे मिलेगा, कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।